एक एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे जरा बाजार पर और विस्तार से बातचीत करते हैं और थोड़ा रेगुलेशन के मसले पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज भी रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके एटीना स्वदेश पर। सुनील सर ये एजीएस ट्रांजैक्ट की बातचीत कर रहे हैं, आज हम इंडसइंड बैंक की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रेगुलेशंस को और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह ना जाने कितनी कंपनीज है जहां निवेशकों को बड़ा चूना लगता है? देखिए, ये रेगुलेशंस को टाइट करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेशंस ऐसे टाइट है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मॉनिटरिंग द रेगुलेशन की कंप्लायंस जो है उसको टाइटन करने की जरूरत है। यानी आरबीआई जब इंस्पेक्शन पे टीम जाती है या किसी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, उनको सही तरह, जैसे इंडसइंड की बात आपने उन्हें सर ने डिस्कस किया कि उनकी डेरिवेटिव पोजीशंस वो गलत तरीके से करे थे, उसको सेट ट्रैक कर रहे हैं। तो रेगुलेशन ठीक है, मगर वो कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशंस में कोई गलती हो तो एक ऑडिटर को उसको टाइम में फाइंड आउट करना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में वो सिस्टम जरा टाइटन होगा। रेगुलेशंस एज इट इज बहुत टाइट है। इनफैक्ट मैं समझूंगा कि लेंडिंग रिलेटेड रेगुलेशन बहुत टाइट होने के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ इफेक्ट हुई है, तो वहां पे मेरा ईजिंग रेगुलेशंस का ही एक्सपेक्टेशन है। मगर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद द रेगुलेशन, ये जो ऑडिटर जो भी अपॉइंट करती है आरबीआई, उनको आई थिंक प्रॉब्ली उनका काम करने में, सुपरविजन करने में थोड़ा ये करना। ठीक है, बिल्कुल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना, उसकी मॉनिटरिंग, ये थोड़ी सी इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, ऐसा सुनील सर कह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयर में थोड़ी सी रिवर्सल दिखा रहे हैं। बजाज ऑटो, हीरो मोटो करीब 2% के आसपास की तेजी है, और ये तब है जब बाजार का मूड कोई बहुत अच्छा आज है नहीं। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, बट ये शेयर काफ़ी ज़्यादा पिटाई के शिकार हुए थे, अपने 52 वीक लोज पर जाकर ट्रेड कर रहे थे। राजेश सर, कैसे देख रहे हैं आप ये ऑटो शेयरों की रिकवरी को, स्पेशली टू व्हीलर वाले संभल जाएंगे? कोई ट्रेड आप इनिशिएट करने की सलाह देंगे यहाँ पे? देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। जरूर थोड़ी रिकवरी लोअर साइड से बनी है, बट हमें लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। सारी स्टॉक्स अगर हम देखें, बजाज ऑटो, हीरो मोटर, आइशर मोटर, सभी स्टॉक्स में स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। थोड़ी रिकवरी अगर यहाँ से एक्सटेंड होती है, जैसे अगर हम बात करें बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो में जब तक स्टॉक 7630 7640 के लेवल क्रॉस नहीं करता है, स्ट्रक्चर वीक साइड का ही रहेगा। वहीं हीरो मोटर में अगर हम बात करें तो यहाँ एक रिकवरी जो अटेम्प्ट होते हुए दिख रही है, वो अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, जो कि आएगा करीब 3700 के ऊपर। अगर ये 3700 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का, बट अभी टाइम बिंग के लिए अभी थोड़ा हम अवॉइड करेंगे टू व्हीलर स्पेस में भी। ठीक है, अभी थोड़े से अवॉइड कीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर होने में समय लगेगा। ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए हैं, और अब थोड़ी सी ये शुरुआती संकेत हैं, अभी अवॉइड कीजिए, समय आएगा, आपको मौका भी मिलेगा इन शेयरों में। लेकिन इंडसइंड बैंक को एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए। ये शेयर नहीं संभल रहा है, पहले 10% का सर्किट लगा, फिर 15%, 20%, 25%, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो शेयर है 27% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हमारे सहयोगी चैनल एटीना ने मैनेजमेंट से बातचीत भी की है, मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये शेयर क्यों टूट रहा है, तमाम चीजें एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे, और इंडसइंड के शेयर पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट्स के अंदर आज रियल कल्प्रेट, बिग एक्सीडेंट, व्हाटएवर जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं इंडसइंड को, और इंडसइंड बैंक ने ही आज पूरा मार्केट का मूड बिगाड़ा। नहीं तो मार्केट आज सरप्राइजिंगली इतनी बढ़िया तरीके से पुल बैक देके गया कि आप सब लोग हैरान थे। डेरिवेटिव्स खातों में गड़बड़ी के बाद इंडसइंड बैंक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार पूरा मामला मेरे गौरव सहयोगी हैं, वो आपको वापस से बता देंगे, हो सकता है हमसे भी 1-2 पॉइंट मिस हो गए हो। बाद में हमने मैनेजमेंट से भी इस पर बातचीत की हुई है, उनका व्यू भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले एक बार पूरा मामला फिर से समझ लेते हैं और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। गौरव बताओ आप।
जी हाँ, अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो ये जो तकलीफ है वो कम होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ही हमने देखा था कि एमडी और सीईओ का जो रीअपॉइंटमेंट था वो आरबीआई ने सिर्फ 1 साल के लिए ही किया था, जबकि बोर्ड ने जो है वो 3 साल की मंजूरी दी थी। और इसके बाद हमने देखा था ऑलरेडी परसों के और कल के दिन में गिरावट देखने को मिली थी और आज के दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट लगभग 27% की इंडसइंड बैंक में देखने को मिली। और उसका मेन रीज़न ये है कि फिलहाल में ही एक इंटरनल ऑडिट किया था बैंक ने, उसमें जो डेरिवेटिव अकाउंट है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज बैंक को मिली थी। अभी बैंक का मानना यह है कि इंटरनल ऑडिट का अगर हम माने तो कहीं पे 2.35% का जो नेटवर्थ पे इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम इस नंबर को क्वांटिफाई करें तो लगभग 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है वो इंडसइंड बैंक में डिस्क्रिपेंसीज की वजह से देखने को मिल सकता है। और ये जो वन ऑफ इम्पैक्ट है वो बैंक को पीएनएल के थ्रू जो है वो बुक करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पीएनएल की तो इंटरेस्ट इनकम में से अगर इतना बड़ा चंक निकल गया तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट होगा और आरओएस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि अगर हम बैंक का माने तो उनका मानना यह है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो इसकी वजह से ये जो वन ऑफ इम्पैक्ट है वो कहीं पे बैंक सस्टेन कर सकता है। बट इन्वेस्टर्स के कई सारे कंसर्न जो है वो यहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिले। बैंक के अगर माने तो कहीं पे उनका मानना यह है कि रिसेंटली जो सीएफओ का एग्जिट हुआ था उसका इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है और आगे जाके बैंक का कॉन्फिडेंस ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा। बट इसी के साथ साथ बैंक ने ये भी चीज़ क्लैरिफाई की है कि जो एमएफआई में स्ट्रेस आ रहा था पहले बैंक्स में उसमें कहीं पे Q4 जो है वो पीक हो सकता है और तो आगे जाके Q4 में वहाँ से भी स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो दो कंसर्न्स ऑलरेडी पहले से ही बैंक के पास हमने देखा था कि एमएफआई की वजह से पिछले कुछ क्वार्टर्स में शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि कहीं पे एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन देखने को मिला था। अगर हम दूसरी बात करें तो CFO ने रिसेंटली ही एग्जिट किया था, CEO को जो मंजूरी है वो सिर्फ 1 साल की मिली थी और अभी ये तीसरी जो चीज़ है इंडसइंड बैंक में प्ले हो रही है, ये जो डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से 1500 करोड़ से भी ज़्यादा एक वन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रोकरेज की तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बेरिश कॉल जो है वो इंडसइंड बैंक पे दिया। आज ही की बात करें तो कहीं नुवामा ने जो टारगेट प्राइस है वो कट किया 750 रुपीज़ पे। मैक्वेरी का मानना यह है कि हालांकि जो टारगेट प्राइस है वो 1210 रुपीज़ पे रखा है, बट एक पेसिमिस्टिक नोट जो है उन्होंने भी लिखी है। उन्होंने भी यही कंसर्न हाईलाइट किया है कि जो CEO को 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला वहाँ पे भी कुछ लिंक हो सकती है इस मामले को लेके। और अगर हम बात करें MK तो वहाँ पे भी 875 रुपीज़ पे जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है। तो ओवरऑल हर एक तरफ से तकलीफें जो है वो बढ़ती हुई इंडसइंड बैंक को देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो 1 टाइम से भी कम पे अभी ये जो बैंक है वो ट्रेड कर रही है फिलहाल में। अभी अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो उनका मानना यह है कि सपोर्ट जो है वो बना रहेगा, बट इन्हीं सब तकलीफों की वजह से आज के दिन में एक बड़ा फॉल जो कि 27% का जो है इंडसइंड बैंक में हमें देखने को मिला। ठीक है गौरव, पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मैनेजमेंट का व्यू क्या है फटाफट से आपको वो भी सुना देते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग रोचक आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। पहले मैनेजमेंट ने क्या क्या अशोक हिंदुजा ने एक बार पहले वो सुनाते हैं आपको। Expect the closure of the external agency. We believe that should come around end of quarter 4. You will see elevated number this quarter on the flows, and we will also make sure that our 30 plus actually reflects the right where we reflect what is the normal BO, and we may take some extra hits on account of that. So we should be very fine on our numbers as we go forward from quarter 1 onwards. So quarter 4 should be the bottom of the pyramid on this. We are in discussions as of now. We would actually, I think general reserves cannot be touched, and I think we'll have to take it through the P&L. We started reviewing whatever our internal trade book was. I think we started observing some discrepancies in our businesses, which was identified by September or October, and then we hired the external agency to start reviewing our business. And that is why we are comfortable that by March end or April early, we should be able to identify the gap, and it seems to be in line with what we are saying, but we want to be very sure about it right now because it's still not validated completely. ये तो प्रमोटर के सफाई आई है, उसके बाद शेयर 26% टूटा है आज में 26% टूटा आज में। डेट मीन्स अगर 50% अपने 52 वीक लो से नीचे आया तो उसका 50% आज में ये गया हुआ शेयर है। ये आपके सामने है। साल का चार्ट भी दिखाना और एक मेरे वाला चार्ट भी दिखाना जो मैंने भी ड्रॉ किया हुआ है। साथ ही आपको एक और रोचक आंकड़ा बता दें कि येस बैंक से भी कम का मार्केट कैप हो गया इंडसइंड बैंक का। इनका मार्केट कैप करीब 512 बिलियन रुपीस का रह गया है और येस बैंक का तो 513 बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन तो और कम हुआ है। यह येस बैंक से भी छोटा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से।
मार्केट कैप इज इक्वल टू, आपको पता ही है कि शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस, जितने फ्लोटेड शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर और मल्टीप्लाई बाय जब आप प्राइस करते हो तो उसका मार्केट कैप निकल आता है। तो येस बैंक भले लेवल्स में छोटा है बट उसकी फ्लोटिंग कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से, फ्लोटिंग शेयर ज़्यादा होने की वजह से उसने मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा बड़ा दिखा दिया। अब बोलने की बात है लेकिन ये बात सोचने की भी बात है कि इंडसइंड बैंक को कितना तगड़ा झटका लगा है कि इसका मार्केट कैप येस बैंक से भी कम पहुंच गया। एक बार जरा मैं आपको चार्ट और दिखा देता हूँ लास्ट टाइम के। अब आप देखेंगे लास्ट टाइम भी जब ये गिरा था, स्क्रीन पर दिखाना फटाफट से, हाँ, लास्ट टाइम भी जब ये गिरा तो करीब करीब 77% इसकी मनी इरोड हो गई। दिखाइए एक बार जरा चार्ट, तो मेरे वाला चार्ट दिखाइएगा। 77% मनी इसकी इरोड हुई है, ये आप पहले वाला हिस्सा देख पा रहे हैं। और अब ये फिर से वही काम कर रहा है, 55 से 57% ऑलरेडी जा चुका है। राजेश सर आप तो देख ही रहे होंगे ना इस चार्ट को भी, आपने तो नोटिस किया होगा 2020 में भी ऐसा ही हुआ है। ये 1200 वाला शेयर 250 रुपये का रह गया था और अब इस बार भी यही हुआ है। ये 1200-1300 वाला शेयर, 1400 वाला शेयर सिर्फ 600 कुछ रुपये रह गया। अब ये तो वापस वहीं ना आके रुक जाए कहीं 200-250 रुपये पे। चांसेस कितने हैं सर इसमें और गिरावट कितनी है अभी इंडसइंड बैंक में? तो देखिए ऑल टाइम हाई देखें तो करीब 1680-1700 के आसपास का था और वहां से अगर हम देखें तो 1000 रुपए निकल चुके हैं अब स्टॉक के ऑल टाइम हाई से। तो काफी बड़ी करेक्शन स्टॉक में, ऑल टाइम हाई नहीं है, इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो 1700 के आसपास के थे। ऑल टाइम हाई तो और भी काफी ऊपर था स्टॉक का, जो कि करीब 2000 के आसपास का था। तो काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला और आज जिस तरीके से स्टॉक में कोई भी लेवल पे कोई भी सपोर्ट बाइंग नहीं आ रही, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें से एग्जिट ही लिया जा रहा है। स्टॉक को जो भी भाव है वहां पे इन्वेस्टर एक बार के लिए तो यहाँ से अपना स्टॉक से एग्जिट ही ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे इंटेंस सेलिंग प्रेशर थ्रू आउट द डे देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि अभी भी ये गिरावट इमीडिएट बेसिस पे तो थमते हुए नहीं लगती है। अगर ये स्टॉक 700 के नीचे ही रहता है तो नेक्स्ट इसका जो लेवल बन रहा है वो करीब 605-570 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है वहां तक की गिरावट तो ये और कंटिन्यू करेगा। सिस्टम में आज काफी शॉर्ट बिल्टअप आज बनते हुए दिखे इंडसइंड बैंक में। करीब 50% से ओपन इंटरेस्ट आज के सेशन में ही बढ़ते हुए दिखा है। तो काफी बड़े शॉर्ट यहाँ पे ऑलरेडी डेरिवेटिव साइड पे आते हुए दिखे, तो हमें लगता है फर्दर और प्राइस प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्रेशर आ सकता है। डिम्पी, पता है आप आंकड़े का जिक्र कर रहे थे तो कुछ और आंकड़ों पे मैंने नजर डाला है। 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप आज के सत्र में साफ हो गया इंडसइंड बैंक से। और जो कुछ और बैंक हैं, थोड़े छोटे बैंक हैं, सिटी यूनियन बैंक का मार्केट कैप ही 11,000 करोड़ का है। आरबीएल का मार्केट कैप 9,500 करोड़ रुपए का है। बंधन बैंक 22,500 करोड़ रुपए। तो जितना साफ हो गया है उससे तो कम के ये मार्केट कैप वाले बैंक है। ये एक नया बैंक है जो हाल फिलहाल लिस्ट हुआ है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टीएनबी के नाम से जाना जाता है, और उसका मार्केट कैप है 6,500 करोड़ का। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें तो 2,500 करोड़ का मार्केट कैप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। तो कितनी सीवियर एक गिरावट है, या मतलब अंदाजा लगा सकते हैं लोग इन आंकड़ों से भी? बिल्कुल, पूरा का पूरा बैंक साफ हो रहे हैं। सुनील सुब्रमण्यम भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, मैं सिर्फ इंडसइंड पे नहीं पूछूंगा, सुबह से लेकर शाम तक इंडसइंड को कोसते कोसते बहुत थक गए हैं, लेकिन इंडसइंड को छोड़ के वैसे बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? इंडसइंड को छोड़ दो, बस बहुत हो गया, बहुत सुबह से कोस लिया इसको। अब इंडसइंड को छोड़ के कोई और बैंकिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बैंकिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आरबीआई बहुत अच्छा रेगुलेटर है और उसकी नॉर्मल अहेड ऑफ द कर्व है। तो यहाँ पे भी देखिए ना, आरबीआई ने जब वो 1 साल का ही एक्सटेंशन दिया तो शायद उसी में आरबीआई को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ ठीक नहीं है। तो ये एक क्लू है। मगर मेरा मानना ये है कि देखिए, बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है इंडिया में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे बैंक में प्रॉब्लम हो सकता है, मगर बड़े बड़े बैंक में ऐसी प्रॉब्लम, ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है स्पेसिफिक टू दिस बैंक। बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत कॉमन है। इन्होंने क्यों नहीं वो उसको अपनाया, ये बात जानना जरूरी है। और अभी ऑडिटर से वो कह रहे हैं कि बताओ, तो ये फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फेलियर ऑफ इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो ये एक वेरी लोकलाइज्ड वन बैंक का ही एफर्ट है मेरे ख्याल में। मैंने भी 20 साल बैंक में काम किया है एसेट मैनेजमेंट से पहले। तो नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस बैंक में बहुत तगड़ा होते हैं और आरबीआई भी बहुत अच्छा रेगुलेटर है जो प्रॉपरली इसको पकड़ता है। तो इस बार
क्या हुआ है ये अभी हमें तो अभी पता नहीं लगेगा। पूरी उन्होंने कहा कि 2-3 महीने लगेंगे इसमें, मगर मैं कहूंगा कि ये एक इंडिविजुअलिस्टिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेलियर है एंड नॉट अ सिस्टमिक फेलियर फॉर द बैंकिंग। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सिस्टम रोबस्ट है और कोई दिक्कत मुझे सामने नहीं दिख रही है बैंकिंग सिस्टम में। We hear you there, सुनील सर, एंड इनफैक्ट जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, किस तरह की दिक्कतें फिलहाल है और कितनी दिक्कतें फिलहाल बड़ी हैं और कितना डरने की जरूरत नहीं, इसकी जहां बात हो रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है और इसी कड़ी में एक और चीज ऐड ये भी करना चाहूंगी मैं कि 2 ही दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे की प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बात कर रही थी और उन्होंने बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के मोर्चे पर इंपॉर्टेंट टेक अवेज रखे और कुछ चीजें उन्होंने बोली। चेंज इज इनएविटेबल, इनोवेट करने की जरूरत है बैंक्स को, फाइनेंशियल्स को नए डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, पर्सनलाइज सर्विसेज, हाईली कॉम्पिटिटिव है बिजनेस एनवायरनमेंट और इसी के चलते नए बदलाव, नए डिजिटलाइजेशन के साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को सही तरीके से, सही मायने में लगातार बदलाव देखने की और नए इनोवेशंस दिखाने की जरूरत है। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंडिकेटर्स हैं और बड़ा एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं आज के सत्र में जहां हम इंडसइंड बैंक की बात करें, एक्सीडेंट ऑफ द डे है, लेकिन इसके अलावा बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए चुनौती नहीं है, लेकिन नए इनोवेशंस की बेहद जरूरत लगातार रहेगी। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आरईसी पीएफसी पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि अच्छे एक्शन के साथ ये स्टॉक्स जो हैं ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पिछले दिनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी और राजेश जी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की माने तो आरईसी में 700 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं और पीएफसी में 660 तक के टारगेट्स भी, करीब 2% की तेजी। बाजार में जहां हम देख रहे हैं एक ट्रेंड बिल्डअप हो रहा है, ये स्टॉक भी लगातार अपने आप को आगे पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं ऑन अ टेक्निकल फ्रंट? तो मानसी जी देखिए, रिकवरी जरूर बनी है दोनों ही स्टॉक्स में, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो टारगेट आप ब्रोकरेज के जो हैं वो काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्रोजेक्ट किए हुए हैं, लेकिन टेक्निकली हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो हर्डल बनी हुई है आरईसी के लिए वो है करीब 425 430 के जोन में। तो नियर टर्म के हिसाब से तो ये टारगेट है, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में 440 की तरफ नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिखेगा। डाउन साइड में अभी जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 391 के आसपास। और वहीं हम पीएफसी की बात करें तो पीएफसी का इमीडिएट टारगेट हमें लगता है अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होता है तो इमीडिएट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 415 420 के आसपास का होगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस होगा पीएफसी का वो करीब होगा ऑलमोस्ट सेम 390 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। तो ये नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है टारगेट आ सकते हैं और अगर ये लेवल को सरपास करता है तो फिर फर्दर यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। ब्रोकरेजेस में लॉन्गर टारगेट्स हैं लेकिन नियर टर्म टारगेट्स भी आरईसी पीएफसी के लिए आप टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट से आप जान गए हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, कुणाल आपसे श्रीराम फाइनेंस पर एक टेक जानना चाहेंगे। आज डे हाई 637 के लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ करीब 2% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में इन पर्टिकुलर श्रीराम फाइनेंस जहां बाजार में काफी उतार चढ़ाव था तब भी स्टॉक चल रहा था, आज भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस, एक महीने में करीब 20% चल गया ये। डेफिनेटली बहुत बढ़िया मोमेंटम भी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। फिलहाल प्रेजेंट लेवल से 637 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो आज का ही डे लो का एसएल आएगा, क्योंकि आज के ही डे लो का जो लेवल है वो पहले एज ए रेजिस्टेंस काउंटर ने फेस किया था, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो भी अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो 615 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल काउंटर 637 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 654 का पहला टारगेट है और 654 जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ऊपरी लेवल पे 690 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है प्रेजेंट लेवल से 615 के एसएल के साथ। का स्टॉप लॉस 690 के टारगेट, उसके बाद और ज्यादा मजबूती के साइंस नजर आएंगे। करंट लेवल्स पर भी एंट्री पॉइंट दे रहा है, इस पर नजर जरूर रहनी चाहिए। श्रीराम फाइनेंस मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे BTST STBT ट्रेड्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें।